प्रिय बंधुओं, हालांकि मैंने 90 का दशक जाने के साथ साथ और 21वीं शताब्दी के शुरू होने पर एक बड़ा सा विचित्र पॉइजनिंग के इंसिडेंट्स में एक पर्टिकुलर पॉइजन के संदर्भ में आया। ये पॉइजन था फॉस्फाइट। फॉस्फाइट का उपयोग एल्यूमिनियम फॉस्फाइड करके, जिसको एल्फोस कहते थे, या जिंक फॉस्फाइड के रूप में पूरे भारतवर्ष में अत्यधिक हो रहा था एज ए ग्रेन प्रिजर्वेटिव। यानी कि गेहूं, चावल या किसी भी फसल को प्रिजर्व करने के लिए कि उसको कीड़े न खा जाए, खास करके रोडेंट न खा जाए, चूहे, उनके लिए एक एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या जिंक फॉस्फाइड का उपयोग हो रहा था। यह जिंक फॉस्फाइड या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जब गेहूं में या किसी भी उत्पादक में डाला जाता था, किसी भी सीरियल या किसी भी ग्रेन्स को में डाला जाता था, तो इसमें मॉइस्चर के कांटेक्ट आने पर फॉस्फिन नाम की गैस निकलती थी। और ये फॉस्फिन गैस बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है। यह गैस किसी भी जीवित चीज को उस भंडार में, जिस भंडारण में इसकी गोलियां डाल दी जाती थीं, जीवित बचती थी, चाहे वो चूहा हो, चाहे छोटा मोटा कोई जानवर हो, सभी लाइफ को ये डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि गैस फॉर्म में होती है, तो अक्सर उस कमरे में, जिस कमरे में ग्रेन स्टोर किए जाते थे, उसमें इसकी गोलियां डाल दी जाती थी और दरवाजा बंद कर दिया जाता था और उसको एयर टाइट कर दिया जाता था। और उसके पश्चात जो गैस, जो हवा में मॉइस्चर होता है, उससे रिएक्ट करके वो फॉस्फिन की गैस रिलीज करके पूरे कमरे को सैचुरेट कर देती थी और एक तरह से स्टरलाइज कर देती थी। जो भी लाइफ फॉर्म उसमें है उसको मार देती थी। इसलिए ग्रेन खराब नहीं होते थे। ये पूरे भारतवर्ष में बड़ी शीघ्र ही, जैसे इसकी अवेलेबिलिटी हुई, ये पॉपुलर हो गया। उसके पॉपुलर होने के साथ साथ एक आत्महत्या में अलग तरह का एक ट्रेंड आया। वो ट्रेंड क्या था कि पहले लोग अक्सर, जैसे लेडीज जो हैं खास करके, वो जलकर मरा करती थी। जलना हमारे एक परंपरा में सती प्रथा से चला आ रहा था। तो अक्सर लेडीज किचन में अपने पे तेल डाल के जला लेती थी, या हैंग कर लेती थी, या कहीं कूद जाती थी कुएं वगैरह में या बिल्डिंग वगैरह से। इस तरह के ज्यादातर उनके तरीके हुआ करते थे। लेकिन एल्यूमिनियम फॉस्फाइड आने के बाद, क्योंकि फॉस्फिन एक बहुत ही अत्यधिक जहरीला, जो कि सीधा जाके आपके सेल्स से कंबाइन करता है और ये सेल्यूलर टॉक्सिक पॉइजन है, और तुरंत आदमी को जल्दी ही व्यक्ति को खत्म कर देता है अपने इस एक्शन से, क्योंकि टिश्यू लेवल पे उसका रेस्पिरेशन बंद हो जाता है। कुछ इसका जो एक्शन था वो साइनाइड की तरह मिलता जुलता था। तो बड़ी जल्दी, और दूसरा ये बहुत कम डोज में फैटल था। एक टेबलेट खाने के बाद कहीं भी कोई सर्वाइवल रिपोर्ट नहीं किया गया था। यानी कि एक टेबलेट काफी थी आदमी को मारने के लिए, और कोई अति भयंकर या कष्टदायक सिम्टम्स भी नहीं होते थे। आदमी को शुरू में 2-4 उल्टी हुई, उसके बाद में उसका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू होता था और फाइनली वो ब्लड प्रेशर उठ नहीं पाता था और कार्डियक फेलियर से डेथ हो जाती थी। तो मरना भी कोई इसमें कष्टदायक नहीं था। तो इस तरह से एक आइडियल सुसाइडल आत्महत्या के लिए ये एक
आइडियल पॉइजन सा हो गया, पर्टिकुलरली ग्रामीण क्षेत्र में। शहरों में भी होते थे, पर ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि ये बहुत आसानी से अवेलेबल होता था, आसानी से मिल जाता था हर घर में, कि हर घर में फूड ग्रेन तो प्रिजर्व करना ही है, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट्स की टेबलेट्स जो मार्केट में सेल्फ होस करके मिला करती थी, सब लोग लाके रखते ही थे। तो इसलिए आत्महत्या के लिए खासकर, और वो भी रूरल बेल्ट में, ये बहुत ही कॉमन पॉइजन के रूप में ये फैला। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पूरा उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, सब जगह इस एल्यूमिनियम फॉस्फेट पॉइजनिंग की क्योंकि बहुत पॉपुलर हो गया, तो हर आदमी को ये अवेलेबल था और इससे डेथ्स होने लगी। अब विसरा जब हम भेजते हैं तो उसमें जब इसके टेस्ट के लिए टेस्ट करते हैं, जो वो सिर्फ फॉस्फिन को डिटेक्ट करता है। यानी कि हमने टिश्यू को लिया या ब्लड सैंपल को लिया या जो भी इसका सैंपल लिया, उसपे से जब फॉस्फिन निकलती थी, उसको एक सिल्वर नाइट्रेट का फिल्टर पेपर का स्ट्रिप लेके उस पर रखते थे, और अगर वो फॉस्फिन उससे रिएक्ट करके उसको ब्लैक कर देती है, तो वो हम कह देते थे, लोग कह देते थे लैब्स वाले, कि फॉस्फेट टेस्ट पॉजिटिव है। क्वांटिटेशन का कोई तरीका डेवलप नहीं हुआ था। इस तरह से आम केसेस में जहां पे विसरा प्रिजर्व किए जाने लगे, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉजिटिव आने लगा। कुछ लोग एल्यूमिनियम का अलग से टेस्ट करते थे स्टोमक में, लेकिन वहां तो ठीक है, पर जहां पे इसकी गैसेस फॉर्म में इंटेक हुआ है, उसमें एल्यूमिनियम या जिंक करने का टेस्ट का कोई फायदा नहीं होता था। अब इससे इतने केसेस पॉजिटिव आने लगे एल्यूमिनियम फॉस्फेट पॉइजनिंग के, या फॉस्फिन पॉइजनिंग, शॉर्ट में इसको फॉस्फिन पॉइजनिंग कहा जाता था, कि इवन ये मर्डर केसेस में जहां सस्पेक्टेड मर्डर थे, एक्सीडेंट्स थे, नेचुरल डेथ्स थी, या हर किसी तरह के डेथ में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉजिटिव रिपोर्ट होने लगी। और जो अन्वेंशन करता थे, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, उनके सामने बड़ी एक समस्या के रूप में ये आए। या जहां पे कोई मॉरल सर्कमस्टांसेस या किसी और तरह का कोई इंडिकेशन नहीं था एल्यूमिनियम फॉस्फेट का होने का, लेकिन उसका टेस्ट पॉजिटिव आता था, लेकिन कोई भी सर्कमस्टांसेस उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं होती थी। तो ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेशन चलते रहते थे और सॉल्व नहीं हो पाते थे। ऐसे ही एक समय में 2003 में मेरे पास 5 केसेस डिफरेंट स्टेट से, एक मध्य प्रदेश से था, हरियाणा से था, राजस्थान से था, यूपी से था, तो इस तरह से और अलग अलग एजेंसीज से आए। उन सबकी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस बिल्कुल अलग अलग थी। अब किसी में मान लीजिए सुसाइड की कोई हिस्ट्री नहीं है, सबने देखा है, सबके सामने वो मरा है और उसमें एल्यूमिनियम फॉस्फेट पॉइजनिंग आ गया है, तो उसको होमिसाइडल जान के या लोग एलिगेशन ऑफ होमिसाइड लगा देते थे। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता था कि क्या ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट पॉइजनिंग उनको दे दी गई है होमिसाइडल रूप में, मारने के इरादे से। हमने जो बेसिक प्रश्न इन सब केसेस में ये उठाया वो ये था कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट पॉइजनिंग इन केसेस में थी या नहीं। तो ये सब 5 केस जब मेरे पास एक साथ थे, तो मैंने इस पे अध्ययन शुरू किया एल्यूमिनियम फॉस्फेट पॉइजनिंग का। अध्ययन जब शुरू किया तो मुझे पता चला कि फॉस्फिन जो है वो तो हर हालत में मॉइस्चर के कांटेक्ट आने पे रिलीज हो गई थी, और इसकी अवेलेबल जो फॉर्म थी वो सिर्फ टेबलेट फॉर्म में थी, या फिर कुछ जगह पे ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता था, जो पाउडर किसी और कंपाउंड के साथ में मिलाकर बनाया जाता था, भूरे रंग का, उसका रंग चेंज करके, सो दैट आसानी से आदमी कोई उसको कंज्यूम नहीं करे एक्सीडेंटली।
तो इन परिस्थितियों में हमने, हमारी जो साइंटिस्ट थी उस वक्त डॉक्टर अनुपम रैना, उनको हमने कहा कि आप जो भी एट रैंडम एक्सीडेंट का केस आता है, चाहे वो उसकी टाइम सिस्टम 10 घंटे है, 12 घंटे है, 25, 20, 3 दिन, 2 दिन, जैसा भी है, उनको एट रैंडम करते हुए आप वो एल्यूमिनियम फॉस्फेट का टेस्ट करें जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज और अदर लेबोरेटरीज करती हैं। उन सब लेबोरेटरी से संपर्क किया गया और हमने उनसे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसी से हमने ये टेस्ट किए। टेस्ट करने पर हमें बड़ा अचंभा हुआ कि इवन 6-7 घंटे के बाद डेथ जिसकी हुई है, पहले हुई है, उसमें भी पॉजिटिव आ रहा है, और जो 24 घंटे ज्यादा उनमें तो निश्चित रूप से पॉजिटिव आ रहा है। जिनमें कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो एट रैंडम है, जैसे आए वैसे ही हमने उनका ब्लड सैंपल और टिश्यू सैंपल ले लिया और बाद में जिस विधि से वो करते हैं उसी विधि से किया, तो सब में एल्यूमिनियम, करीबन 67% में एल्यूमिनियम फॉस्फेट का टेस्ट पॉजिटिव आया। हमें ये बहुत आश्चर्य हुआ और जब हमने लिटरेचर पढ़ा तो पता चला कि फॉस्फिन जो है वो डिकम्पोजिशन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जब भी टिश्यू, लिविंग टिश्यू, कोई भी लिविंग टिश्यू डिकम्पोज होता है तो उसमें फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस होती ही होती है। यानी कि इन सब टिश्यूज में जो गैस हमने डिटेक्ट की फॉस्फिन, वो सारी प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन थी। इसीलिए वो जैसे जिसमें टिश्यू का समय बढ़ रहा था उसमें उसकी क्वांटिटी, यानी कि उससे ज्यादा पॉजिटिव टेस्ट आ रहा था। और ये एस्टेब्लिश करने में हमको कोई दिक्कत नहीं हुई कि ये सारी पॉजिटिविटी, जो 60% पॉजिटिविटी टिश्यूज में आ रही है, जिनमें कोई एल्यूमिनियम फॉस्फेट का लेना देना नहीं है, कोई एक्सीडेंट का केस है, कोई किसी नेचुरल डेथ का केस है, और उनमें ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि यह जो बुक्स में लिखा है कि फॉस्फिन प्रोड्यूस होती है वो सही बात है। यानी कि ये फॉस्फिन टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है पोस्टमार्टम गैसेस को, वो गैसेस जो डिकम्पोजिशन या ऑटोलाइसिस से प्रोड्यूस होती है। यानी कि इस टेस्ट का, अगर कोई इस टेस्ट 60% फॉल्स पॉजिटिव दे रहा है तो उस टेस्ट का लिटरेचर में रहने का कोई कारण नहीं है या उसको प्रैक्टिस करने का कोई कारण नहीं है। हमने इस टेस्ट पे, इस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड जो अपना रिसर्च वर्क था वो इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में भेजा, जो गवर्नमेंट की पब्लिश होती है, और अगस्त 2003 में छपा, उसमें ये छपा और पूरी डिटेल के साथ में यह जो हमने स्टडी की थी उसको छापा गया। उसके छपने के बाद में हमने सोचा कि हम इस पे और काम करेंगे, और हमने तब तक एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की कोई एंटीडोट भी पता नहीं थी। रोहतक में कुछ लोग एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की एंटीडोट पे काम कर रहे थे और उन्होंने मैग्नीशियम सल्फेट पे अच्छा काम किया था और अच्छे रिजल्ट दिखाए थे, लेकिन फिर भी डायरेक्ट इसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए कोई एंटीडोट अवेलेबल नहीं थी। तो हमने 2 चीजों पे किया, एक तो उसका टेस्ट कि ये फॉल्स पॉजिटिव है कि नहीं, और दूसरा हमने जो है कोई इसको न्यूट्रलाइज करने वाला, इसका डिकम्पोजिशन से फॉस्फिन को, गैस को रिड्यूस करने वाला कोई एजेंट मिले। तो जितने भी तरह के नॉन एजेंट्स, रिएजेंट्स वगैरह जो कंज्यूम किए जा सकते हैं और एज ए ड्रग यूज किए जा सकते हैं, उन सब को यूज करते हुए हमने स्टडी को किया, और एक लड़के को हमने उसके थीसिस का सब्जेक्ट दे दिया जिसको मैं खुद स्वयं मॉनिटर कर रहा था। यह लड़का आर्मी का मेजर था और ये मेरे पास एमडी करने के लिए आर्मी से स्पॉन्सर होके आया था।
हार्ड वर्किंग लड़का था, उसने इस काम को बहुत अच्छी तरह से किया, जिसके फोटो मैं डालने की कोशिश करूंगा कि आप भी देख सकें। और इस निर्णय पे हम लोग पहुंचे कि ये टेस्ट का जो है ये डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है कि ये ऑटोलाइसिस या डिकम्पोजिशन से बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है या फिर ये बाहर के ओरिजिन का है। उसके लिए हमें कुछ और होना होगा। ये पब्लिश्ड वर्क था, उसके आधार पे हमने साइट करके और फिर बाकी केसेज जो थे वो, और उसके बाद तो इसकी भरमार पड़ गई। कितने ही कोर्ट्स ने, कितने ही वकीलों ने और कितने ही दूसरे एक्सपर्ट्स ने इस स्टडी को हमसे मांगा कि हमारे जितने 100 रिप्रेजेंट्स आए थे वो भी खत्म हो गए, मुझे दोबारा से फोटोस्टेट करके उनको तैयार करना पड़ा, रखना पड़ा। इतनी इसकी डिमांड हुई। आज उसका क्या स्टेटस है मुझे नहीं मालूम, पर उसमें ऑलमोस्ट हमने सिद्ध सा कर दिया कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने का कोई स्टेटस नहीं है। वो आप नहीं कर सकते जबकि आप स्टोमक कंटेंट्स के अंदर एल्यूमिनियम फॉस्फेट्स की रेमिनेंट्स होने की एविडेंस नहीं देते, वो भी फ्रेश गैस्ट्रिक इल्वाज किए हुए। सो एक ही मात्र रह जाता है कि आप प्लेन वाटर से गैस्ट्रिक इल्वाज लेकर के उसमें देखें, अगर उसमें आपको एल्यूमिनियम और फॉस्फेट दोनों पॉजिटिव मिलते हैं या वैसे टेबलेट मिल जाते हैं या उसका अंश मिल जाता है, तो वही एक तरीका था ये कहने का कि यस एल्यूमिनियम फॉस्फेट पॉइजनिंग है। जब तक कोई आपके पास ऐसा नया टेस्ट नहीं आ जाता ये डिफरेंशिएट कर सके कि ये डिकम्पोजिशन का फॉस्फेट है या ड्रग से प्रोड्यूस्ड फॉस्फेट है, जो मेरे ख्याल में शायद बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन केसेस में सभी में जो मेरे पास है वो तो छूट है, लेकिन बाकी जगह पे, काफी जगह पे मैंने सुना है कि प्रोसिक्यूशन भी हुआ, क्योंकि कोर्ट के पास भी कोई ऐसी तरीका नहीं है। वो तो उनको टोटली एक्सपर्ट एविडेंस पर रिलाई करना पड़ेगा, और एक्सपर्ट एविडेंस भी जब तक किसी चीज को पूरा नहीं जानते हैं तो वो उसी आधार पर चलते हैं जो परंपराएं चली आती हैं। पर विज्ञान कोई स्थिर चीज नहीं है, ये डेवलप होती रहती है, यह प्रगतिशील है। तो इसलिए बहुत से स्टैंडर्ड चीजों को भी हमें समय समय पर इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां आज आप देखेंगे उस थीसिस वर्क के फोटोज को, और साथ में आप स्वयं कोई अगर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं या कोई एनालिटिकल केमिस्ट्री के हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस पे और फर्दर काम करें, क्योंकि ये आज भी एक समस्या बना रहता है। ये बहुत टॉक्सिक है, एक टेबलेट के बाद सर्वाइवल रिपोर्टेड नहीं है, बहुत रेयर है रिपोर्टेड, बहुत टॉक्सिक है। लेकिन इसको डिटेक्ट करने का, इसको सिद्ध करने का कोर्ट रूम में, क्लिनिकल पर्पज के लिए अलग बात होती है, आपने इलाज देना है, आपको थोड़ा इंडिकेशन मिला तो आप उसमें लग जाते हैं, बट कानूनी रूप से उसको सिद्ध करना और बियॉन्ड डाउट सिद्ध करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आशा है आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।